नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। द कोर आईएएस के मंच से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेन एग्जामिनेशन अभी जल्दी आ ही रहा है एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द कोर आईएएस वी आर ब्रिंगिंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1। मेन एग्जामिनेशन के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प सीरीज आपके सामने ला रहे हैं and that is associated with the personalities of the modern India. सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है कि जो लीडिंग पर्सनालिटीज थी, ठीक, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, those who ultimately shaped the freedom movement and independent nation of India. On such a personalities, UPSC normally ask the question. UPSC ऐसे जो पर्सनालिटीज है, ऐसे जो व्यक्तित्व है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछती है और ख़ास करके इनमें से बहुत सारे पर्सनालिटीज़ ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में बहुत सारे डिबेट्स हमें पब्लिक आयाम में मिलते रहते हैं। आज का जो मीडिया का ज़माना है, ख़ास करके सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आती रहती है, सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे मान्यवर व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रीय हमारा जो आंदोलन था उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनके बारे में कई कंट्रोवर्सीज आती रहती है, क्रिएट की जाती है फॉर द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। बट द कोर आईएएस के माध्यम से हमारा यह प्रयास है और रहेगा कि जितने निष्पक्ष तरीके से हम सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स, not only UPSC aspirants or state PCS aspirants, but the people as a whole, society as a whole, हम जितने निष्पक्ष तरीके से ऐसे महान जो व्यक्ति है या व्यक्तिमत्व है जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, और सिर्फ जो हमारे आधुनिक भारत के व्यक्तिमत्व है ऐसा भी नहीं, इवन प्राचीन भारत के कुछ व्यक्तिमत्व है या मध्ययुगीन भारत के कुछ व्यक्तिमत्व है, जिन लोगों ने एक नए राष्ट्र के निर्माण में अपने अपने समय में अपनी भूमिका निभाई और इस एक महान राष्ट्र की जो धरोहर है 5000 साल की, उसको जीवित रखा है, उसको जो पीढ़ियाँ आती गई और हमारी यह जो पीढ़ियाँ है या आने वाली पीढ़ियाँ है, उनके लिए जो उन्होंने योगदान दिया है या उन्होंने जो एक अपना लक्ष्य रखा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आवर फोकस विल बी मेनली ऑन द सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स एंड स्पेशली हाउ बेसिकली वी शुड in a very unbiased, impartial manner be able to write an answer with respect to such a personalities. तो अगर बात करते हैं तो we already get past year questions also, by which we get to know how the questions are set by the UPSC. So today we are going to discuss about the two of the most charming, interesting and the magnanimous personalities in the form of Mahatma Gandhi जी and सुभाष चंद्र बोस। और जैसे मैंने बताया, ये इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, they both of them are known as like one of the greatest sons of the mother India, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है for a freedom struggle, there is no question and doubt about that. But still there are so many controversies in a public domain. एक पब्लिक आयाम में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में आपको दिखेगी और हमें इन कंट्रोवर्सी से बाहर आके एज अ एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट एक न्यूट्रल व्यू लेना है, एक बैलेंस व्यू लेना है। वो कैसे लेना है, वो कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है, सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 1 के संदर्भ में नहीं, बल्कि इवन जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, ठीक है, आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स, ऐसे एंड फॉर अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी दो व्यक्ति को कंपेयर करोगे, दो महान व्यक्तियों को, महान व्यक्तिमत्व को, और उनको एक निष्पक्ष और न्यूट्रल तरीके से या बैलेंस तरीके से देखोगे, उनके बारे में लिख पाओगे, तो वैसे ही आपकी विचारधारा बनती जाएगी और वो विचारधारा आपको पर्सनैलिटी टेस्ट या साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और उसके साथ साथ एक
रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन की भूमिका होती है एज अ एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, वो आप निभाओगे। सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आप वो भूमिका निभाओगे, और सिविल सर्वेंट बनने से पहले भी आप समाज में, आपके आस पड़ोस में, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन करके उनको एक सही दिशा दे सकते हो। ठीक है, लोगों के मन में जो भी इन कंट्रोवर्सीज की वजह से जो भी एक गलत धारणा किसी एक व्यक्तिमत्व के बारे में तैयार होती है, उस धारणा को भी आप बड़ी सहजता से आप नकार सकते हो, आप हटा सकते हो, और उनको एक सही दिशा दिखा के उनको एक अच्छी तरीके से हिस्ट्री को प्रस्तुत कर सकते हो, इतिहास को प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये भी एक लोगों को शिक्षित करने का या सही तरीके से शिक्षित करने का एक माध्यम है। और कोर आईएएस के माध्यम से हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा ये प्रयास रहेगा ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कैसे निष्पक्ष तरीके से हमें बहुत सारी जो महान पर्सनालिटीज़ है उनको देखना चाहिए और उनके योगदान को देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ माय फ्रेंड्स, how we can go towards discussing the great personality like महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। और इसमें अभी पास्ट ईयर का क्वेश्चन तो देखेंगे, उसके साथ साथ प्रयास ये रहेगा, ये एक पर्पसफुल डिस्कशन रहेगा। दिस इज नॉट अ फोरम फॉर डिबेट, दिस इज नॉट अ फोरम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इट इज अ पर्पसफुल डिस्कशन। एंड इसमें आपको भी सोचना है, एक जैसे जैसे हम बिंदुओं को डिस्कस करेंगे तो आपको भी सोचना है कि किस तरीके से जो भी कुछ डिसीजन लिए गए थे किसी एक पर्सनालिटी द्वारा, तो वो क्यों लिए गए होंगे, वो किस हद तक सही थे, कहाँ और कुछ अच्छा हो सकता था। तो ये हमारे प्रिपरेशन के दौरान हम खुद सोच भी सकते हैं। और ख़ास करके फोकस ऐसे रहेगा चूँकि वर्ड लिमिट के अंदर हमें आंसर लिखना है, तो बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करने के बावजूद हमें बिंदुओं के ऊपर ध्यान देके कैसे कम शब्दों में अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिखना है, ये भी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से मुद्दों को हम लेंगे, प्रायोरिटीज दे सकते हैं और कैसे उसको निष्पक्ष तरीके से रख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या डिफरेंसेस थे, उनमें क्या मतभेद थे, क्या उनके बीच उनकी राय थी या उनके एक देखने का नज़रिया था, और वो हमेशा ही एक झगड़ा पैदा करने वाला या एक दूसरे के बीच टकराव पैदा करने वाला रहा था, या उसके आगे जाके भी कुछ था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमें ये क्लियर होगा that in 2016 the question has been asked, and the question basically mentions highlight the differences in approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi. ठीक है, highlight the differences in the approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in a struggle for freedom. ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है या प्रकाश डालना है इसके ऊपर कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी इन दोनों का फ्रीडम स्ट्रगल या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, अपना अप्रोच कैसे था, और उस अप्रोच के दौरान ठीक उनमें कोई डिफरेंसेस थे या नहीं। गांधी जी किस तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल को देख रहे थे, ठीक है, और उन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस उस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को किस तरह से देख रहे थे और उनकी भूमिका क्या थी, और दोनों में क्या खास डिफरेंस था, और सिर्फ वो डिफरेंस ही था या और भी कुछ था, वो हमें देखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे तो डिफरेंसेस के बारे में लिखा गया है, बट नॉर्मली हमें ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ उन दोनों में एक म्यूचुअल कंसेंट था, एक म्यूचुअल पार्टनरशिप थी, वो भी देखना है। तो इसी बिंदुओं को लेके हम अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बात आएगी, एक हमें आपको डिकोड भी करना है मीथ वर्सेस रियलिटी। हमें क्या करना है, डिकोड भी करना है मीथ वर्सेस रियलिटी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा है ये एक पब्लिक परसेप्शन में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ऑलवेज डिबेट्स आर गोइंग ऑन एंड सम कंट्रोवर्सीज आर फ्यूल्ड।
कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के राइवल थे, एक दूसरे के एक तरीके से वो दुश्मन थे, ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है। कुछ विचारधारा के लोग गांधी जी को अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ विचारधारा के लोग सुभाष चंद्र बोस को अपनी तरफ खींचेंगे। कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो किसी एक व्यक्तित्व का नाम इस्तेमाल करेगा अपने खुद के फायदे के लिए, या जिस राजनीतिक दल को वो बिलोंग करते हैं उस फायदे के लिए। और इस सारी चीज़ों में क्या होता है, जो महान व्यक्ति है उनके तो व्यक्तित्व का हनन होता ही है, ठीक, और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो कुछ भी योगदान दिया जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है, उसका भी एक अवमान होता है। पर साथ साथ होता क्या है, जो आज की पीढ़ियां है या आने वाली पीढ़ियां है उनके मन में भी एक गलत धारणा निर्माण होती है, वो भी किसी एक व्यक्तित्व को किसी एक तरीके से ही देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये देखना है जो भी मिथ्स थे ये क्रिएट किए गए हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, हमेशा उन दोनों में एक दुश्मनी थी, क्या सच में वैसा था? वही हमें देखना है, ठीक। क्या वहां पे जो उनके मतभाव थे या मतभेद थे, वर दे ओनली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और वर दे पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक। उनके मतभेद को उन्होंने पर्सनली लिया था या नहीं लिया था, वो भी देखना है। या उनमें कुछ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव भी था, मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान प्यार था या नहीं था, ये भी देखना है, ताकि हमारे सामने सच निष्पक्ष तरीके से in a very unbiased and impartial manner the truth should come out. So this is the case, and in that fashion we will now see how the things are going. और ये जरूरी क्यों है? Because we have to develop the perspective of an aspiring civil servant. Everything we have to see from an eye of an aspiring civil servant. हमारे नजर बाज की नजर होनी चाहिए, एक बाज की तरह हमें बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखना है। तो इसलिए मैंने मेंशन भी किया है, we have to develop the perspective of an aspiring civil servant, and that is what the core IAS is striving for. core IAS का यही प्रयास है कि एक impartial, neutral, the completely balanced civil servant कैसे तैयार किया जाए, इसके ऊपर core IAS का फोकस है। तो बात करते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी इनके बीच में मतभेद थे तो डेफिनेटली थे, ठीक, क्योंकि जैसे हम देखते दो व्यक्तियों को जब हम कंपेयर करते, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या महान व्यक्ति हो, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ये प्रकृति या कुदरत का नियम है, सिंपल, और होने भी नहीं चाहिए, वरना इस दुनिया में विविधता नहीं मिलेगी। If the two persons are same or each and every person is same, then there will not be any diversity in the humanity. There will not be any differences and a kind of multi-dimensional things which we are able to visit, okay? Or which are visible to us, that will not be visible. So it is a basic rule of the nature that there has to be diversity, there has to be differences among the people. So similarly, there were differences between the Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi. So what was the first point of divergence? जो डिफरेंस था उसमें पहला क्या था? अगर उनकी विचारधारा की बात करते या आइडियोलॉजी की बात करते तो हमें दिखेगा, everyone knows that Mahatma Gandhi, he was a champion of non-violence, and Subhash Chandra Bose, he was a champion, we cannot say champion as such, but Subhash Chandra Bose violence के रास्ता या हिंसा का रास्ता अपना के वो अपना उद्देश्य जो है पूरा करना चाहते थे, और उनका दोनों का उद्देश्य एक ही था कि भारत को आज़ादी दिलवाना है। बट गांधी जी पूर्ण था नॉन वायलेंस के रास्ते से या अहिंसा के रास्ते से जाना चाहते थे, और सुभाष चंद्र बोस हाथ में शस्त्र लेके हिंसा का रास्ता अपनाना पसंद करते थे, या उनके लिए वो सही रास्ता लगता था, ठीक। वैयक्तिक रूप से वो सुभाष चंद्र बोस को भी हिंसा पसंद नहीं करते थे, ये भी चीज़ ध्यान में रखिए। जब हम देखते हैं तो एकदम से हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कर देते, हाँ गांधी जी मतलब नॉन वायलेंस, सुभाष चंद्र बोस मतलब वायलेंस, तो ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंसा का रास्ता अपनाया था, ठीक, तो वो रास्ता कंप्लीटली हिंसक ही था और उनको खुद से हिंसा पसंद थी, बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने भी एक बार बोला था कि अहिंसा का रास्ता ही हिंसा से जाता है, अहिंसा का रास्ता ही हिंसा से जाता है, ठीक। तो ये चाणक्य का भी कहना था, बट कहने का मतलब क्या है कि दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। और दूसरी बात यहाँ पे देखनी है, जैसे ही देखते हैं कि महात्मा गांधी उनका
जो उद्देश्य था नॉन वायलेंस या अहिंसा, अहिंसा के रास्ते से हमें राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे लेना है। और सिर्फ राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं, उनका अहिंसा तो एक क्या बोल सकते हैं, जीवन के सारे जो आयाम है उन सारे आयामों में वो अहिंसा चाहते थे। बट फिर भी एटलीस्ट 3 ऐसे हमारे पास उदाहरण है। वी हैव एटलीस्ट 3 occasions where Mahatma Gandhi had also supported indirectly, if not directly, indirectly, the path of violence. And of course, these were the circumstances which were valid, whereby anyone, not only Mahatma Gandhi, anyone would support the violence. Okay? So what was the case? If you see the first instance, okay? If you see the first instance that फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब आपके इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था, जब ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइट करने के लिए रिक्रूट कर रहे थे, तो उस चीज को महात्मा गांधी ने विरोध नहीं किया था। महात्मा गांधी ने उस चीज में यह रिक्रूटमेंट का विरोध नहीं किया था। हालांकि वो अहिंसा के पुजारी है, बट फिर भी उन्होंने उस समय में भारतीय सैनिकों को जो रिक्रूट किया जाता था, तो उन्होंने उसका अपोज नहीं किया था या उसको उन्होंने विरोध नहीं किया था। ये पहला ओकेजन था। दूसरा ओकेजन सबको पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सारे गांधी जी के राष्ट्रवादी आंदोलन अहिंसा के रास्ते पे चले हैं, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट या जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें तो गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे। और हमें ये भी पता है क्विट इंडिया मूवमेंट इज नोन एज अ पीपल्स मूवमेंट, और उस समय गांधी जी जेल में थे, फिर भी उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और उस समय जो परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब हिंसा हो रही थी उस हिंसा का विरोध नहीं किया था। यह भी ध्यान में रखना है। और तीसरी बात अगर देखते हैं, आजादी के बाद जब पाकिस्तान ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया 1947-48, उस समय गांधी जी ने नेहरू जी को बोला था कि आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करो, आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि भारत के सुरक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, ठीक है, हमारी जो डिफेंस है और जो हमारी वायुसेना है उसका एक अभिन्न अंग है, उसका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। तो सरकमस्टेंसेस, यह परिस्थितियां भी मायने रखती थी कि गांधी जी ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा था। इसलिए ये नहीं देखना कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी माने जाते, इसका मतलब हर समय उन्होंने अहिंसा का ही रास्ता लिया था। ठीक, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में उन्होंने अहिंसा का रास्ता लिया था, लेकिन जहाँ अहिंसा पॉसिबल ही नहीं थी, जहाँ पे नॉन वायलेंस के रास्ते से काम नहीं चलने वाला था, तो उन्होंने क्लियरली एटलीस्ट जैसे 3 ओकेजन मैंने बताया, उन्होंने बताया था कि आप हिंसा के लिए जा सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह भी हमें ध्यान में रखनी है, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करेंगे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा करके स्वतंत्रता चाहते थे, बट स्वतंत्रता मिलने के बाद वो भी शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है, वो देश का विकास चाहते थे और पीस, लॉ एंड ऑर्डर, इनके बारे में उनका भी अपने विचार थे। तो मतलब वो भी शांति ही चाहते थे, अहिंसा ही चाहते थे एक बार भारत को आज़ादी मिलने के बाद। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे आने के बाद अगर उनकी और विचारधारा की बात करते हैं, ठीक, तो गांधी जी बेसिकली हमेशा हमें पता है गांधीयन सोशलिज्म या गांधी जी का अपना एक समाजवाद का जो एक ये था, नजरिया था, वो एक गांधीयन सोशलिज्म या गांधी जी का समाजवाद के दौर पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गांधी जी बेसिकली जैसे हमें पता है, ही वॉज रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशंस, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, including the village way of life, and accordingly गांधी जी ये चाहते थे कि जो समाजवाद, ठीक, या जो सामाजिक जो विकास आना चाहिए और सर्वसमावेशक विकास, उसमें बेसिकली गांव और जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस है उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए भारत के जो परिस्थितियां है, गांधी जी का हमेशा वही रहा है कि जो परिस्थितियां जिस हिसाब से अनुकूल है उसी हिसाब से हमें जाना चाहिए। तो जो समाजवाद भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है या जरूरी है, उसी हिसाब से हमें जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी का जो समाजवाद है उसको एक गांधी जी को यह भी कहा जाता है कि ही वॉज अ कंजर्वेटिव सोशलिस्ट। ये चीज़ ध्यान में रखिए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का जो समाजवाद था,
तो वो तो समाजवाद जैसे हमारे यूरोप में उसका उदय हुआ था, जिस सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का, तो उसी जो समाजवाद या सोशलिज्म है उसको सुभाष चंद्र बोस फॉलो करते थे। एंड बीइंग अ यंग पर्सनालिटी ही वाज अ बिलीवर इन अ रैडिकल सोशलिज्म। बीइंग अ यंग पर्सनालिटी ही वाज अ बिलीवर इन अ रैडिकल सोशलिज्म। दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक। हालांकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस बेसिकली ही वाज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट एंड लेस ऑफ अ कम्युनिस्ट। वो वामपंथी उनका झुकाव था, बट ही वाज लेस ऑफ अ कम्युनिस्ट। वो कम्युनिज्म के प्रति बहुत कम जाते थे और समाजवाद के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा था, ठीक। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको देखते हुए दोनों का अप्रोच है, या दोनों ने किस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन को दिशा दिखाई थी, ये अगर देखना है तो पता चलेगा। गांधी जी का सिंपल है, गांधी जी ने हमेशा ही ग्रासरूट्स से लेके राष्ट्रीय स्तर पर सोचा था, है? गांधी जी बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच, गांधी जी का अप्रोच क्या है? गांधी जी अप्रोच इज लाइक अ बॉटम अप अप्रोच, फ्रॉम बेसिकली वी कैन से the people who lie at the bottom of the pyramid, people who are basically lying at the bottom of the pyramid, basically Gandhiji will go towards the formation of nation building at a national level। फिर गांधी जी बेसिकली जाएंगे नेशन बिल्डिंग की तरफ एट अ नेशनल लेवल। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? जहां गांधी जी रुके हुए थे, या जहां गांधी जी ने छोड़ा था, वहां से सुभाष चंद्र बोस पकड़ लेंगे और वो आगे निकल जाएंगे। सो इफ द गांधी जी बेसिकली केम अप टू नेशनल लेवल, then Subhash Chandra Bose he basically took the Indian national movement from national level to international level, ठीक। फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? गांधी जी ने जहां नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी आंदोलन को लाके रखा था, और उसको एक सक्षम तरीके से रखा था, तो वहां से उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्तर से हमारे भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लेके गए थे। और इसीलिए हमें क्या दिखता है कि गांधी अब राष्ट्रवादी आंदोलन का जो उनका ये था, लड़ा था, या राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जो उन्होंने संघर्ष किया था, गांधी ने कभी ये नहीं चाहा था किसी बाहरी ताकत या शक्ति का हम सहाय ले। गांधी जी ने कभी ये नहीं चाहा था कि किसी बाहरी ताकत या शक्ति की हम मदद ले ले या सहाय ले ले। बट सुभाष चंद्र बोस खास करके द्वितीय महायुद्ध के समय में वो चाहते थे, जैसे गांधी जी परिस्थितियों के अनुकूल जाते थे, वैसे सुभाष चंद्र बोस भी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते थे। एंड सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो वांटेड दैट वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ द डिफिकल्टीज विच द ब्रिटेन इज फेसिंग ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अरे हमें सबको पता है कि दूसरे महायुद्ध के दौरान पहले 3 साल जर्मनी बहुत ज्यादा हावी था। 1942 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज होने लगी, और जैसे ही अमेरिका आ गया पर्ल हार्बर इंसिडेंट्स के बाद, फिर जाके जो मित्र पक्ष थे, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और आपके रशिया वगैरह, इनको फिर अच्छी तरीके से अमेरिका का सपोर्ट मिला, और जर्मनी और जापान और आपकी इटली धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहा हो, और दूसरे महायुद्ध के जो परिस्थितियां है उसको देख के हमें जर्मनी और इटली जैसे जो देश है या जापान जैसे जो देश है उनका हमें सहाय लेना चाहिए, उनकी हमें मदद लेनी चाहिए। उनकी अपनी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे वो फासिस्ट हो, नाजी हो, ठीक है, या जापान का अपना एक इंपीरियलिज्म हो, ठीक है, तो इन चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनका कैसे हम एक तरीके से उनके साथ क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि ज़रूरत के हिसाब से एक पार्टनरशिप करके हम अपनी आज़ादी कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस का फोकस था। तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद गांधी जी का जो दृष्टिकोण था या अप्रोच था राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ, वो कैसे था कि गांधी जी ही विल नॉट गो फॉर अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। गांधी जी क्या करते थे? ही विल गो फॉर स्ट्रगल, संघर्ष करेंगे, देन संघर्ष को विराम देंगे।
संघर्ष को विराम देने के बाद फिर कुछ दिनों बाद वो संघर्ष के लिए जाएंगे, जिसको फेमसली हम स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल कहते हैं। फेमसली उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। बट सुभाष चंद्र बोस क्या है, उनका अप्रोच एकदम आक्रामक था, एग्रेसिव था, रिवॉल्यूशनरी था। वो रुकने वाले में से नहीं थे। एक ही झटका ऐसा देना है, ठीक, जैसे हमारे वीरेंद्र सहवाग खेलते हैं, बैटिंग को जब आएंगे तो सिचुएशन कौन सी भी हो, ठीक, और चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, उनका अपना खेलने का तरीका एक जैसा ही था। वो एक जैसे ही खेलेंगे किसी भी पिच के ऊपर, किसी भी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट या कोई भी सिचुएशन हो। वो 100 पे एक भी विकेट ना गई हो या आपके 20 रन पे 5 विकेट हो, वीरेंद्र सहवाग वैसे ही खेलेंगे जैसे वो खेलते हैं। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस का था। बट गांधी जी सिचुएशन के हिसाब से जा रहे थे, तो जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल है, तो वो पूरे जोर से जाएंगे, जैसे असहयोग आंदोलन, ठीक। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद फिर वो विराम देते थे, और उस विराम को फिर से वो अगला जो आंदोलन है उसकी तैयारी में लोगों को कैसे लगाना है, लोगों को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, लोगों के विकास के लिए, या जैसे मैंने बताया ग्रास रूट्स है, तो वल्नरेबल सेक्शंस का विकास कैसे करना है, उनको गांधीयन जो विचारधारा है और गांधी जी के जो टेक्निक्स थे, तौर तरीके थे आंदोलन और संघर्ष करने के, उसके लिए कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर गांधी जी ज्यादा फोकस करते थे। और फिर परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद फिर से गांधी जी एक बड़ी ताकत के साथ अंग्रेज सरकार के ऊपर टूट पड़ेंगे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस या सविनय का जो आंदोलन था कायदे भंग का, उसमें हमने देखा है। तो ये दोनों का तरीका अलग था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, और उसका जो अंतिम जो ये है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, जो नतीजा था वो भी एक ही, कि भारत की आज़ादी आ ही गई थी। फिर जो हमारा स्वराज है, उसके तरफ उनके आयाम क्या थे, उसके तरफ देखने का उनका नजरिया क्या था। तो अगर देखते हैं तो गांधी जी चाहते थे कि स्वराज हमारे फेजेस में आ जाए, एक एक करके, एक एक हम दौर पार करके हम स्वराज को हासिल करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का स्वराज लोकमान्य तिलक का जो सेल्फ रूल था, ठीक है, या होम रूल, उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ था। हालांकि वर्ड स्वराज था, लेकिन फिर भी वो सेल्फ रूल या होम रूल की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन आते आते या उससे पहले गांधी जी, जैसे ही नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात आ गई, तो गांधी जी का भी स्वराज का जो आयाम था वो डोमिनियन स्टेटस के तरफ चला गया था, ठीक। और बहुत हद तक गांधी जी खुद डोमिनियन स्टेटस के ही पक्ष में थे। बाद में पूर्ण स्वराज आ गया, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया, और फिर उस पूर्ण स्वराज के प्रति गांधी जी इतने क्या बोल सकते हैं कि उनका झुकाव नहीं था, या उसके लिए वो इतना तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो यंग लीडरशिप थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था उसको लाया था, तो गांधी जी ने पूर्ण स्वराज को सपोर्ट किया था। बट आगे अगर देखते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने पास किया था रिजोल्यूशन में, और क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस दे दिया। इसलिए गांधी जी ने अपना खुद का डोमिनियन स्टेटस का जो विश्वास था उसको बाजू में रख के कांग्रेस और देश के हित में जो भी था उसी हिसाब से क्रिप्स मिशन को हटा दिया था, मतलब रिजेक्ट किया था, ठीक। फिर जैसे ही दूसरे महायुद्ध में दिखा उनको कि परिस्थितियां फिर से इंग्लैंड की तरफ आ रही है, और इंग्लैंड के साथ बातचीत हो सकती है और आगे बहुत कुछ किया जा सकता है, और खास करके मुस्लिम लीग हावी होने की वजह से जो अखंड भारत को एक खतरा पहुंच सकता है, तो उसके लिए जरूरत पड़ी तो फिर से हम डोमिनियन स्टेटस पे आ सकते हैं। इसलिए हमें दिखेगा कि भारत का बंटवारा रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी वाज इवन रेडी टू कम बैक फ्रॉम द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। भारत का बंटवारा रोकने के लिए या पार्टीशन रोकने के लिए गांधी जी फिर वो उन्होंने ऐसा भी ये दिखाया था कि पूर्ण स्वराज से अच्छा है कि हम डोमिनियन स्टेटस की तरफ वापस आ सकते हैं, बट किसी भी हालत में पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी विथ विच गांधी जी वाज गोइंग। तो गांधी जी का अप्रोच एक लीनियर नहीं था कि
सेल्फ रूल से डोमिनियन स्टेटस और डोमिनियन स्टेटस से जाके पूर्ण स्वराज, ऐसा लीनियर अप्रोच किया था। वो पूर्ण स्वराज से भी वापस भी आने के लिए रेडी थे परिस्थिति या स्थितियों के अनुकूल। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, there was no compromise, there was no concept of self rule, and he will not look towards the dominant status at all. For Subhash Chandra Bose, the independence was a complete independence, without any compromise, and that was an unconditional independence. It was not a mere transfer of power. सुभाष चंद्र बोस के लिए आज़ादी मतलब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था, ठीक, उनके लिए वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी कंडीशंस ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, ये क्लियरली उन्होंने बोल दिया था और उसी के लिए वो लड़ रहे थे। फिर आगे जाके स्वराज की अगर बात करते हैं तो गांधी जी का हम क्या देखते हैं, गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था सिर्फ राजनीतिक स्वातंत्र नहीं है, स्वराज नॉट अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ओनली, इट डेफिनेटली वेंट बियॉन्ड पॉलिटिकल। क्योंकि हमने देखा गांधी जी का स्वराज का कंसेप्ट बहुत ही बहुआयामी था, इट वॉज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, ठीक। स्वराज वॉज अ इकोनॉमिक स्वराज ऑल्सो, it was a Swaraj which will protect the very ancient Indian culture and identity. It was a spiritual Swaraj also. गांधी जी का स्वराज तो स्पिरिचुअल भी था, मॉरल भी था, ठीक, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग का वो स्वराज था। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, टिल द पॉइंट और टिल द टाइम weakest of the weakest person, he or she doesn't feel that he is completely free, both through mind and with the body, वो स्वराज नहीं आ सकता है। एकदम कमजोर से कमजोर जो वर्ग है या व्यक्ति है, उसको जब तक नहीं लगता है कि मैं मेरे बॉडी और माइंड से कंप्लीटली फ्री हूँ, आजाद हूँ तन या मन से, ठीक है, तब तक वो स्वराज नहीं आता है, ये गांधी जी का कहना था। इसलिए वो स्वराज उनका राजनीतिक स्वराज से आगे जाके बहुत कुछ था। सुभाष चंद्र बोस जैसे हमें पता है उनका स्वराज राजनीतिक था, हिज concept of Swaraj was a political, and after that political independence he will focus upon the socio-economic development, women empowerment, education, scientific development and so on, तो ये उनका अपना विजन था। फिर ये जो आपके देखने का नजरिया होता है, कि आपकी जो विचारधारा है वो कैसी बनती है, जिन जिन लोगों के आप संपर्क में आते हो, जिनसे आप प्रभावित होते हो, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो गांधी जी बेसिकली he got influenced by the moderate leaders like Gopal Krishna Gokhale, moderate leaders like Gopal Krishna Gokhale। और हमें ये पता ही है कि गांधी जी used to consider गोपाल कृष्ण गोखले as his political guru। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर गांधी जी was also influenced by रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो लोग थे, हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, ही वॉजंट अ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस एज सच, बट पॉइंट इज दैट रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो थ्रू हिज विथ हिज आइडियोलॉजी and through his ideology he was promoting more and less a very sophisticated point of view, the point of view which was more and less a moderate one. He wasn't promoting any extremist view, he wasn't promoting any aggressive and the views which can incite or which can instigate someone to go for we can say aggressive activities, ऐसा उनका कभी भी नहीं था। इसलिए जो विचारधारा थी रविंद्रनाथ टैगोर की वो भी एक मॉडरेट या उदारमतवादी जैसी ही थी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और इन दोनों का खास करके गांधी जी के ऊपर प्रभाव ज़्यादा था अगर भारत की बात करते हैं, और इसकी वजह से गांधी जी का अप्रोच भी जो एक था बहुत ही मॉडरेट अप्रोच था, एक बैलेंस अप्रोच था। हालांकि गांधी जी मॉडरेट भी नहीं थे, वो एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं थे, उनका एक अपना ही ऑरा था, ठीक, उनका एक अपना ही एक क्या बोल सकते हैं कि एक उन्होंने एक ऐसा निर्माण किया था, एक पिक्चर या उन्होंने ऐसा एक अपना स्तंभ निर्माण किया था कि जिसकी बात तो सभी करते थे, चर्चा सभी करते थे। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी जरूर एक धीमी गति से और एक अपने खुद के विचारों के साथ और दूसरों के विचारों को लेके आगे जाके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पर सुभाष चंद्र बोस हमें पता है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एंड देयर आइडियोलॉजी। सो अरविंद घोष, चित्तरंजन दास और खास करके जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन
या जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो बंगाल से ही थे, सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल से ही थे, एंड बंगाल हैड बिकम अ लैंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो जाहिर सी बात थी एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज और जो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स है उनका प्रभाव होने की वजह से उन्होंने जो मार्ग चुना था वो मार्ग था आपका रिवॉल्यूशन का, क्रांतिकारी मार्ग को उन्होंने चुना था, ना कि एक आपका शांतिवादी मार्ग। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अगर आगे जाएंगे फिर आपको दिखेगा दैट ये सारे जो डिफरेंसेस थे, ये जो सारे मतभेद थे, इसको लेकर फिर बहुत सारा हंगामा हुआ है और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और दे वुड नॉट सी एन आई टू एन आई, ठीक है। एक बात तो है, सुभाष चंद्र बोस ही हैड स्टार्टेड हिज करियर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो देश के लिए जो अपना राजनीतिक करियर बोल सकते हैं या एक जो क्या बोल सकते हैं, he had sacrificed his life towards the Indian freedom struggle as a freedom fighter, ठीक है, right since non cooperation movement, और जो कि एक शांतिवादी आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। पर पॉइंट इज दैट 1930s खास करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म होने के बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे या मतभेद थे वो बहुत ज्यादा आगे आने लगे थे और वो अपने चरम पे पहुंचे थे जब हम देखते हैं 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस। 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन, जिसपे पहली बार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे, और फिर 1939 त्रिपुरा में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और खास बात ये थी, जैसे हम सबको पता है कि उन्होंने जो गांधी जी के नॉमिनी थे, क्योंकि उस समय गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था, गांधी जी के जो नॉमिनी थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। हालांकि वो वेल कंटेस्टेड इलेक्शन था, सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ऐसे मार्जिन से जीते ऐसा भी नहीं था, बट स्टिल सुभाष चंद्र बोस ने उनको हराया था। तो दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट और ही वॉज वेरी यंग ऑल्सो, और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए इन चीज़ों को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं गांधी जी को लगता था कि उनकी आइडियोलॉजी और विचारधारा खतरे में है। और गांधी जी तो नेहरू जी को अपना सक्सेसर मानते थे, गांधी जी ने नेहरू जी को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि नेहरू जी को भी खतरा है सुभाष चंद्र बोस की वजह से। तो ये ऐसी सारी चीजें दिखाई गई है, प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं था, प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। यह भी दिखाया गया कि गांधी जी अगर सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, या उनको अगर पसंद नहीं कर रहे थे, एक कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही थी, राजनीति चल रही थी, तो उसका रीजन था कि सुभाष चंद्र बोस नाजी और फांसी आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजीज को या विचारधाराओं को सपोर्ट करते थे और अहिंसावादी रास्ते से वो नहीं चल रहे थे, इसलिए वो गांधी जी को पसंद नहीं था। ऐसा दिखाया गया है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि गांधी जी व्यक्ति स्वतंत्र को उतना ही सम्मान देते थे और सुभाष चंद्र बोस ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे। भले उम्र में वो कितने भी छोटे हो गांधी जी से, गांधी जी को पूरी तरीके से पता था कि उनको किस तरीके से सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस देश के लिए क्या कर सकते हैं ये उन्हें पता था, और देश हित के खिलाफ में वो कुछ नहीं करेंगे ये भी उनको उतना ही पता था। तो ये एक विचारों की लड़ाई हो सकती है, ठीक है, पर ये लड़ाई कभी वैयक्तिक रूप में कभी सामने नहीं आई थी। कोशिश की गई है कंट्रोवर्सीज करने की, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबको पता है कि वो ICS के लिए सिलेक्ट हुए थे, 4th रैंक आया था, तो सबसे सिक्योर और प्रेस्टिजियस करियर दुनिया का उनके हाथ में था, फिर भी उसको लात मार के उन्होंने सीधा राष्ट्रवादी आंदोलन में खुद को झोंक दिया था। तो ऐसे आदमी को गांधी जी वैयक्तिक लेवल पे जाके उनके साथ घिनौनी राजनीति करेंगे? क्या लगता है आपको? आप खुद इस बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद भी एक निष्पक्ष नजरिए से देख के एक निष्पक्ष निष्कर्ष के ऊपर आ ही जाएंगे, और एग्जाम में वैसा ही चाहिए। को ऐसी घिनौनी राजनीति हो ही नहीं सकती सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी की तरफ से। ये तो
अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की है और इससे ही हमें बाहर आना है। इन सारे पर्दों को चीर के हमें सामने का रास्ता दिखना है कि कैसे आजादी में दोनों ने अपना एक अमूल्य योगदान दिया था और राष्ट्रहित में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। और इसी हिसाब से फिर देखना है कि ये जो सारे दिखाया गया है, ठीक, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव और सब कुछ है, इसके परे जाके हमें दिखेगा कि दोनों एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते थे है? और कई चीजें ऐसी थी कि जिसके दोनों एक दूसरे से सम्मिलित थे है? दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान करते थे और एक्सेप्ट भी करते थे। तो आप देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म, when it comes to pluralism, okay, and when it comes to humanism, both Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose, they were together. Okay? Both of them did not want the partition of India. Okay? गांधी जी को भी बंटवारा नहीं चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस को भी बंटवारा नहीं चाहिए था। okay? दोनों को एक अखंड भारत चाहिए था, ठीक, ऐसा भारत जहाँ पे सारा समाज, okay? समाज के सारे जो वर्ग है, ठीक, सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, ठीक, और सारी विविधता के लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और उनका जो सेक्युलरिज्म था या ह्यूमनिज्म था, मानवतावाद है, या उनका जो प्लूरलिज्म था है, ये सारा सिर्फ विचारधारा के रूप में नहीं था। उन चीजों को वो अपने आजीवन में और रोज मर्रा की जिंदगी में वो अपनाते थे, लोगों के सामने उसका एग्जाम्पल रखते थे। खास करके गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट माना जाता था, क्योंकि गांधी जी के ऊपर भी आलोचना होती है कि उनका राम राज्य का जो कंसेप्ट था वो यूटोपियन था। बहुत बार गांधी जी इज कॉल्ड एज अ नाइवी, ही इज कॉल्ड एज अ ड्रीमी पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी वाज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। जिन चीज़ों को हम आइडियल मानते हैं या ऐसी चीज़ें सिर्फ सपनों में हो सकती है ऐसा जब हम सोचते, उन चीज़ों को गांधी जी खुद करते थे और फिर करने के बाद आफ्टर walking the path he will talk, he will not go for a walk the talk, ठीक, he will not go for a talk the walk, he will go for a walk the talk। पहले वो करेंगे फिर बोलेंगे, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए जो भी वो लोग विचारधारा में लाते थे वो अपनाते भी थे, लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते थे, इसलिए वो एक सफल नेता बन चुके थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने, जैसे मैंने बताया, उनका रास्ता उन्होंने आपका क्रांतिकारी रास्ते को अपनाया था, हिंसा को रास्ते को अपनाया था, मगर सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा ही गांधी जी के जो मास मूवमेंट्स थे या लोकवादी आंदोलन था उसको हमेशा सपोर्ट किया था। खास करके गांधी जी का जो स्किल था और अप्रोच था टू इंटीग्रेट द मासेस वेरी इजीली, और गांधी जी का जो अप्रोच वुमेन के प्रति था, बिकॉज गांधी जी वॉज अ पर्सन who most successfully integrated women into national movement and also in a normal public life। तो उस जो अप्रोच था या उनका वो तरीका था उसको सुभाष चंद्र बोस खास करके पसंद करते थे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, I just told few minutes back that Subhash Chandra Bose himself started his career in a non-cooperation movement. This point we have to keep in mind, and he had followed the Gandhian principles, especially the प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी उतना ही सही है। तो ये हमें दिखेगा कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में सही सम्मेलन भी था, ठीक है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वो एक दूसरे से सम्मत होते थे, ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था? गांधी जी ग्रेटेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट, गांधी जी इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रति कहा था। और 1944 में when सुभाष चंद्र बोस was marching towards नॉर्थ ईस्ट इंडिया with his इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज, जब आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस आ रहे थे तब उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता का किताब दिया था या दर्जा दिया था, बिकॉज गांधी जी इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, एंड दैट टू फॉन्डली, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। और ये बात भी उतनी ही सही है कि सुभाष चंद्र बोस के अलावा और कोई ऐसा था ही नहीं कि जो गांधी जी को एक ऐसा ऊंचा किताब दे सके। सुभाष चंद्र बोस वाज अ राइट पर्सन टू गिव दिस टाइटल टू महात्मा गांधी, दैट इज राष्ट्रपिता। और फिर गांधी जी भी बोस के बारे में क्या कहते थे? एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है।
जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, हिटलर अपनी चरम पे था, इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी, और आपको पता है फ्रांस ने तो 2 दिन में घुटने टेक दिए थे डंकर्क में, ठीक। फ्रांस ने 2 दिन में डंकर्क में घुटने टेक दिए थे। उसी डंकर्क से ब्रिटेन बहुत ही एक मिरेकलस तरीके से बच चुका था, जिसको रिट्रीट ऑफ डंकर्क कहा जाता है, ठीक। और जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के पंतप्रधान थे या प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, उनकी वजह से बेसिकली ब्रिटेन बहुत ही अच्छे से उस खराब स्थिति से बाहर आया था। लेकिन कहने का मुद्दा क्या था कि जर्मनी अपने चरम पे था। उस समय एक ब्रिटिश पत्रकार ने, एट दैट टाइम अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैड आस्क्ड महात्मा गांधी व्हाट ही थिंक्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस, कि आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सोचते हो, है? तो he was expecting a kind of criticism against सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज अंग्रेजों की तो आदत थी डिवाइड एंड रूल करने की, अंग्रेजों की भी आदत थी डिवाइड एंड रूल करने की, तो वो मौका नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गांधी जी को क्रिटिसाइज करेंगे सुभाष चंद्र बोस को, खास करके उन्होंने जो आजाद हिंद फौज तैयार की थी, ठीक है, और वो जर्मनी जापान की मदद ले रहे थे, तो कुछ ना कुछ टिप्पणी गांधी जी करेंगे, ऐसा उनको लगा था। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी जी ने क्लियरली बोल दिया सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी उनको प्यार से सुभाष कहते थे, क्योंकि वो एक पिता और पुत्र की एक रिलेशन था। वो गांधी जी एक पिता समान थे, सुभाष चंद्र बोस बहुत ही यंग थे, पुत्र की तरह थे वो, और वो मानते भी थे। सुभाष चंद्र बोस उनको एक पिता की तरह मानते थे और गांधी जी उनको पुत्र की तरह मानते थे, तो इसलिए वो म्यूचुअल लव था, एक प्यार था, एक रिश्ता था, ठीक, एक वो बॉन्ड था उन दोनों के बीच, कतई वो हेट्रेड या एक तरीके से वो द्वेष नहीं था, ध्यान में रखना। तो गांधी जी ने कहा था कि सुभाष इज अ पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स, सुभाष इज अ पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स, ठीक, जितने भी पैट्रियट्स है देश में उनसे भी ऊपर जाके सुभाष है, ऐसा गांधी जी ही कह सकते हैं, ठीक, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहने का हक गांधी जी को ही सबसे ज्यादा है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। So this point also we have to keep in mind with respect to, we can say, the ideologies and the mutual respect and the love and the praise and appreciation which these two personalities had. एक दूसरे के प्रति जो प्रशंसा थी वो सिर्फ दिखाने वाली प्रशंसा नहीं थी, वो दिल से आने वाली असल की प्रशंसा थी। फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट दे यूज्ड टू प्रेज ईच अदर। और फिर गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब दिया, क्योंकि आज जब भी हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी ही कहते हैं, तो वो महात्मा गांधी ने उनको खिताब दिया था कि बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब दिया था। और फिर आगे जाके ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उसको वो लीड कर रहे थे या उसका नेतृत्व कर रहे थे, उस समय भी हमें ध्यान में रखना है, हमेशा वो गांधी जी को इवोक करते थे। इवोक मतलब हमेशा वो गांधी जी का नाम लेते थे, सारी मीटिंग्स में, ठीक। जब आजाद हिंद फौज तैयार हो रहा था उस समय भी, और फौज तैयार होने के बाद भी, फौज को एक मोटिवेट करने के लिए वो महात्मा गांधी का नाम लेते थे। फौज को उन्होंने कहा था कि आप गांधी जी के नाम पे आप आजादी की लड़ाई लड़ो। हालांकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी है, ठीक, हम हिंसा के रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी के बिना और उनके आशीर्वाद के बिना, ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू सीक हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम महात्मा गांधी ड्यूरिंग द मार्च ऑफ आयरन। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और बहुत कम लोगों को ये पता होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और सिर्फ हमें पता नहीं होना चाहिए और सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखना है, वो ये संदेश आप फैलाते जाओ, ये संदेश को आप बाहर समाज में फैलाते जाओ, ताकि एक सही तरीके से लोगों के बीच इतिहास को हम प्रस्तुत कर सकते हैं और इतिहास से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। फिर आखिर में देखना है, ठीक, आखिर में देखना है कि जैसे मैंने बताया गांधी जी ने हमेशा ही बोस का जो पैट्रियटिज्म था, उनके आजादी की जो लड़ाई उन्होंने देश के बाहर से लड़ी थी, इसको हमेशा सपोर्ट किया था, उसको प्रशंसा की थी। ये भी चीज ध्यान में रखना है। खास करके सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकता निर्माण करने का जो प्रयास किया था। सुभाष चंद्र बोस हैड ट्राइड टू बिल्ड अ सोशियो कल्चरल यूनिटी from the platform or with the platform of Indian National Army. Or within that Indian National Army, Subhash Chandra Bose had introduced the practices like you have to live together irrespective of your class, caste, language, religion and so on, and you have to dine together
अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्लास, ठीक है, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, ethnicity, race and so on. That was tremendously appreciated by महात्मा गांधी. इसकी गांधी जी ने हमेशा ही सराहना की थी. तो ये फिर दिखा देता है कि कैसे उन दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन फिर भी उनकी मंजिल एक ही थी. ये जरूर था कि फॉर गांधी जी एज अ पार्ट ऑफ एंड वर्सेस मीन्स डिबेट, फॉर गांधी जी मीन्स वर मोर इम्पोर्टेंट, कि जिस रास्ते को आप अपनाते हो वो ज्यादा जरूरी है ना कि अंतिम पड़ाव. क्योंकि आपका रास्ता गलत होगा तो जो आपका अंतिम पड़ाव है वो भी गलत तरीके से जाएगा, या जो आपका अंतिम लक्ष्य है या उद्देश्य है वो भी गलत हो सकता है. सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या था कि अपना अंतिम लक्ष्य महत्वपूर्ण है, किसी भी रास्ते से वो होना चाहिए लेकिन उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है, रास्ता कोई भी हो सकता है. तो ये उन दोनों का अपना सोचने का तरीका था. लेकिन इन सारे अलग अलग सोच के बावजूद हमें दिखता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें थी कि दोनों ही समान रूप से एग्री करते थे. सो ये एक म्यूचुअल पार्टनरशिप थी, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन था, ठीक, और एक दूसरे के प्रति एक सम्मान था, प्यार था, और पिता और पुत्र की ये भूमिका थी. तो दोस्तों मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का पूरा जो हमारा पर्पसफुल डिस्कशन है वो देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. और एग्जाम में जब हमें प्रश्न आएगा, जैसे 2016 में पूछा गया है, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, किस तरीके से हमें बिंदुओं को सामने रख के लिखना है, क्योंकि एग्जाम में वर्ड लिमिट है तो हमें पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है. हमें जो लिखना है वो सिर्फ बिंदुओं के आधार पर ही लिखना है. लेकिन उन बिंदुओं को कैसे हमें ऑर्गेनाइज करके लिखना है, कैसे बिंदुओं को प्रायोरिटी देनी है, और खास करके अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक, टिप्पणी दर्शक आपको ये करना है, उस प्रश्न को एनालिसिस करना है या उसको परीक्षण करना है उसका, तो हमें क्या करना है, फिर हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने पड़ते हैं कि उनके बीच में मतभेद थे वो कैसे थे, और मतभेद के साथ साथ वो उन दोनों में कहाँ दोनों सम्मिलित थे या दोनों से सम्मति आती रहती थी, और दोनों ने कैसे अपने उद्देश्य को पूर्ण किया था वो लिखना है, और एक बैलेंस व्यू में हमें आंसर प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सीरीज में डिस्कशंस कंटिन्यू रखेंगे. ये तो हमारा सीरीज का पहला ही आज का भाग था, और जिसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुआयामी तरीके से डिस्कस किया है. और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत ही एग्जाम में काम आएगा. आपका वैल्यूएबल फीडबैक आप शेयर करते रहिए. कोर आईएएस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आगे जाके हमारा उद्देश्य मैंने बात क्लियर किया है कि एक निष्पक्ष एक जो हमारा व्यू है या हमारा एक मत है वो सबके सामने रखना है, चाहे वो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हो या उसके जाके पूरी सोसाइटी या समाज हो, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज चला जाए और हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख के एक नए भारत का निर्माण 21वीं सदी में करें. यही हमारी ये है, हमारा लक्ष्य है, यही हमारी अपेक्षा है. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल basically be a part of this journey throughout our continuous discussions. So on this note, I will like to sign off for now. Once again, in the next part of the series or next episode of this series, I will come with one more personality. That means the two personalities which can be compared again in a similar fashion, or on the count in which they can be compared. And again, we will try to bring a very neutral and unbiased view. Till then, thank you very much. Have a nice day. See you again.